नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लाइव बाय पंकज पे। इस वीडियो में इतिहास से संबंधित मौर्य वंश के टॉप 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का समय क्या था या कार्यकाल क्या था, कब से कब तक? तो ऑप्शन ए है 322 से 184 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 323 से 185 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 324 से 186 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है 325 से 187 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 322 से 184 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इनमें से कौन है, कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी है अशोक। ऑप्शन सी है बृहद्रथ। ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी है जूनागढ़। ऑप्शन सी है तक्षशिला। ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी अशोक। ऑप्शन सी बृहद्रथ। ऑप्शन सी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या था? तो मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन ए है मयूर। ऑप्शन बी है अशोक स्तंभ। ऑप्शन सी है शेर। ऑप्शन डी है हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मयूर मौर्य वंश का राज चिन्ह था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का इतिहास निम्न में से कितने स्रोतों से मिलता है? तो ऑप्शन ए है साहित्यिक स्रोत। ऑप्शन बी है पुरातात्विक स्रोत यानी अभिलेख। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों, यानी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन आते हैं? जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विष्णु पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्रा राज पुस्तक है इंडिका। इनसे मौर्य वंश का पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जूनागढ़ का अभिलेख। अगला प्रश्न है, मुद्रा राज किसकी टीका है? तो ऑप्शन ए विशाखादत्त। ऑप्शन बी है मैगस्थनीज। ऑप्शन सी है पतंजलि। ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन ए है जूनागढ़। ऑप्शन बी है गोरा अभिलेख। ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए विशाखादत्त। ऑप्शन बी मेगस्थनीज। ऑप्शन सी पतंजलि। ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में मौर्य काल का संपूर्ण वर्णन मिलता है?
तो ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी शोहगोरा अभिलेख, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शोहगोरा अभिलेख। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित इस अभिलेख से मौर्य काल का संपूर्ण वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख मिलता है, तो यह रचना किसकी है महाभाष्य? तो ऑप्शन ए विशाखा दत्त, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर है पतंजलि। पतंजलि की पुस्तक या टीका महाभाष्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का मेकियावली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है विशाखा दत्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य को भारत का मेकियावली बोला जाता है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य को कितने तत्वों में निर्मित किया है? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर है 7। इसे सप्ताक सिद्धांत भी बोला जाता है, जिसमें कौटिल्य ने 7 तत्व बताए हैं। पहला है स्वामी, तो स्वामी यानी राजा, तो राजा राज्य के सिर को तुलना की है। दूसरा है आमत्य, ये राज्य के आँखें से तुलना की है। तीसरा है आपका जनपद, ये राज्य की जंघाएं से तुलना की है। चौथा है आपका दुर्ग, ये राज्य की बाहें से तुलना की है। पांचवा है आपका कोष, ये राज्य का मुख से तुलना की गई। छठा है आपका सुहद यानी मित्र, ये राज्य के मित्र तथा कान से तुलना की। सातवां आपका है दंड या सेना, ये राज्य का मस्तिष्क से तुलना की है। तो इसे इस कौटिल्य का सप्ताक सिद्धांत भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए विशाखा दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य। तो इस पुस्तक में कौटिल्य 15 अधिकरण यानी भाग बताए हैं, 180 प्रकरण यानी उपभाग बताए हैं और 6000 श्लोक का वर्णन किया है। यह पुस्तक राजनीतिक स्तर पे लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य प्रशासन के मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। तो इसमें 5 सदस्य होते थे मौर्य प्रशासन के मंत्रिपरिषद में, जिसमें आपका युवराज होता था, दूसरा आपका प्रधानमंत्री का पद होता था, तीसरा आपका सेनापति का पद होता था, चौथा आपका पुरोहित का होता था और पांचवा आपका सन्निधाता का होता था। ये 5 सदस्य होते थे मंत्रिपरिषद मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सैन्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ऑप्शन ए है अंतपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कमिश्नर, ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो मौर्य काल में सैन्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल बोला जाता था या पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्न में से कौन मुद्रा प्रचलन में थी? तो ऑप्शन ए है प्रण, ऑप्शन बी है प्रणय, ऑप्शन
सी है विष्ट, ऑप्शन डी है सीता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रण मुद्रा थी। आपका प्रणय जो थी यह आपातकालीन कर था। विष्ट जो था तो विष्ट ये बेगार कर था, और सीता जो था राजकीय भूमि से कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए ऊतक भाग, ऑप्शन बी है राष्ट्र, ऑप्शन सी है दुर्ग, ऑप्शन डी है सेतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊतक भाग। जो राष्ट्र होता था तो ये जनपदों से कर लिया जाता है, और दुर्ग जो होता था नगरों से कर लिया जाता था, और सेतु जो होता था फल फूल और सब्जियों से कर लिया जाता था। अगला ब्रज जो होता था, एक कर ब्रज होता था जो पशुओं से लिया जाता था। ब्रज ये पशुओं से कर प्राप्त होता था। सीता जो कर होता था मैंने अभी बताया, तो राजकीय भूमि से प्राप्त कर होता था। हिरण्यक जो कर था वो नगद राजस्व कर था। अगला प्रश्न देखते हैं, वाकाटक वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए रिद्ध ताम्रलेख, ऑप्शन बी है पूना ताम्रलेख, ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी रिद्ध ताम्रलेख पूना ताम्रलेख में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए है कैथोल अभिलेख, ऑप्शन बी है बनारस अभिलेख, ऑप्शन सी है जबलपुर ताम अभिलेख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैथोल लेख या अभिलेख। अगला प्रश्न है, पाल वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए खालिमपुर अभिलेख, ऑप्शन बी है नालंदा अभिलेख, ऑप्शन सी है भागलपुर अभिलेख, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों में से आपका पाल वंश का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चेदीकर्ण वंश का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो ऑप्शन है बनारस लेख से, ऑप्शन बी जबलपुर ताम्रलेख से, ऑप्शन सी है खजुराहो लेख से, ऑप्शन डी है दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारस लेख से, या आप लेख बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल गोविंद चंद वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए कमोली अभिलेख, ऑप्शन बी बसही अभिलेख, ऑप्शन सी राहन अभिलेख, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, यानी इन तीनों से आपका इस वंश का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चेदियस कर्ण वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए बनारस लेख, ऑप्शन बी जबलपुर ताम्रलेख, ऑप्शन सी खजुराहो लेख, ऑप्शन डी दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जबलपुर ताम्रपत्र लेख। अगला प्रश्न है, परमार भोजदेव वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए है वंशधर अभिलेख, ऑप्शन बी है बसही अभिलेख, ऑप्शन सी राहन अभिलेख, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंदेल वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए बनारस अभिलेख, ऑप्शन बी जबलपुर ताम्र अभिलेख, ऑप्शन सी खजुराहो अभिलेख, ऑप्शन डी दिल्ली शिवालिक अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खजुराहो लेख से या अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है,
मौर्य काल में अपराधियों से लिया जाने वाला कर कौन था? तो ऑप्शन ए है जुर्माना, ऑप्शन बी है पिंडकर, ऑप्शन सी है चोर रज्जु, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जुर्माना, यानी मौर्य काल में अपराधियों से कर लिया जाता था। पिंडक जो था ये संपूर्ण रूप से गांव से दिया जाने वाला कर था, और चोर रज्जु जो था ये पुलिस कर या चौकीदार कर होता था। अगला प्रश्न, चौहान विग्रह राजवंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए बनारस अभिलेख, ऑप्शन बी जबलपुर ताम्र अभिलेख, ऑप्शन सी खजुराहो अभिलेख, ऑप्शन डी दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चौकीदारी या पुलिस से लिया जाने वाला कर कौन था? तो ऑप्शन ए जुर्माना, ऑप्शन बी पिंडकर, ऑप्शन सी चोर रज्जु, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चोर रज्जु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए है बनारस अभिलेख, ऑप्शन बी धानतपुर अभिलेख, ऑप्शन सी खजुराहो अभिलेख, ऑप्शन डी दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी राजधनपुर लेख से मिलता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।